नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय संविधान के एकदम शुरुआती हिस्से यानी अनुच्छेद 1 से 11 को डिकोड करने वाले हैं। इसे हम अपने देश का असली ब्लूप्रिंट या नींव भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों से, या फिर उन लोगों से जो उस जमीन पर रहते हैं? इसे एक घर और उसमें रहने वालों के रूपक से समझते हैं। संविधान के ये शुरुआती अनुच्छेद दरअसल इसी पूरी व्यवस्था को दो बहुत ही साफ हिस्सों में बांटते हैं। पहला, घर यानी हमारे देश की जमीन और उसकी सीमाएं, और दूसरा, उस घर के निवासी यानी हम नागरिक। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम पहचान की नींव से शुरू करेंगे, फिर संघ की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद नागरिकता के नियमों पर बात करेंगे और अंत में सभी मुख्य निष्कर्षों को एक साथ समेटेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पहचान की नींव। अब अनुच्छेद 1 के इस बेहद खास वाक्य पर गौर करते हैं, इंडिया दैट इज भारत। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जानबूझकर इंडिया और भारत दोनों नामों का इस्तेमाल हुआ है, जो कानूनी रूप से बिल्कुल एक समान है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यहाँ जो राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द चुना है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा संदेश है। और वो संदेश क्या है, ये समझने के लिए हम अपने दूसरे हिस्से यानी संघ को परिभाषित करने वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यूनियन और फेडरेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा देश अलग अलग राज्यों के बीच हुए किसी समझौते या अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने यानी सेसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा संघ है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, एकदम अविनाशी। तो फिर आधिकारिक तौर पर भारत के नक्शे में आता क्या क्या है? अनुच्छेद 1 के तहत 3 मुख्य चीजें इसमें शामिल हैं। पहला, हमारे सभी राज्यों के अपने क्षेत्र। दूसरा, सभी केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, कोई भी ऐसा नया क्षेत्र जिसे भारत अपने में शामिल करे या अर्जित करे। बस यही तीनों मिलकर हमारे देश की पूरी भौगोलिक रूपरेखा तैयार करते हैं। ये सब कैसे काम करता है, इसे कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों से समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो बाहरी क्षेत्रों को भारत में मिला सके, जैसे 1975 में सिक्किम का विलय हुआ। वहीं अनुच्छेद 3 देश के अंदर ही नई सीमाएं बनाने के लिए है। साल 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का बनना हो या 2014 में तेलंगाना का निर्माण, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ। मतलब ये नियम लगातार हमारे नक्शे को आकार दे रहे हैं। अब एक दिलचस्प बात, अनुच्छेद 3 के तहत देश के अंदर कोई नया राज्य बनाने या नाम बदलने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, फिर उस राज्य के विधानमंडल से उनकी राय मांगी जाती है, जिसका बंटवारा होना है। लेकिन यहाँ एक कैच है, राज्य की ये राय संसद पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। संसद चाहे तो उसे माने या ना माने, अंतिम फैसला संसद के साधारण बहुमत से ही होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए आता है अनुच्छेद 4। ये साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत देश के नक्शे में जो भी बदलाव होंगे, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत भारी भरकम संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी संसद बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया में उलझे महज एक साधारण बहुमत से देश की आंतरिक सीमाओं को दोबारा खींच सकती है। क्या कमाल की व्यवस्था है। सीमाओं और नक्शों की इस बात के बाद अब हम रुख करते हैं तीसरे हिस्से की ओर, नागरिकता के नियम। यानी अब बात होगी उन लोगों की जो इस घर में रहते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 5 से। यह हमें 26 जनवरी 1950 के दिन ले जाता है, जब संविधान लागू हुआ था। उस पहले दिन नागरिक कौन था? शर्तें बिल्कुल साफ थीं, या तो जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, या फिर संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो, बस। लेकिन हम सब जानते हैं कि बंटवारे का वो दौर कितना उथल पुथल भरा था। लाखों लोग सीमा के इस पार से उस पार जा रहे थे। अनुच्छेद 6 और 7 इसी अभूतपूर्व स्थिति को संभालने के लिए बनाए गए थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों को नागरिकता देता है जो पाकिस्तान से भारत आए, और इसके लिए 19 जुलाई 1948 की एक अहम कट ऑफ तारीख तय की गई।
इसके ठीक उलट अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे और इस वजह से उनकी भारतीय नागरिकता खत्म मान ली गई। और हाँ, संविधान निर्माताओं ने उन लोगों को भी नहीं भुलाया जो देश की सीमाओं से दूर विदेशों में बसे थे। अनुच्छेद 8 एक बहुत ही शानदार प्रावधान है जिसने विदेशी दूतावासों में जाकर अपनी नागरिकता रजिस्टर करने का एक सीधा रास्ता दिया। ये भारतीय मूल के लोगों को देश से जोड़े रखने की एक बेहतरीन कोशिश थी। अब आते हैं अनुच्छेद 9 पर, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। इसका नियम एकदम कड़क है, कोई दोहरी नागरिकता नहीं। अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया तो उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, एकदम जीरो टॉलरेंस। नागरिकता के इस अध्याय को पूरा करते हैं अनुच्छेद 10 और 11। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो नागरिक बन गए उनके अधिकार कानून के तहत सुरक्षित रहेंगे, और अनुच्छेद 11 इसने एक तरह से नागरिकता पर भविष्य के सारे फैसले लेने की पावर संसद को सौंप दी। इसी पावर का इस्तेमाल करके आगे चलकर नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। तो बहुत सारी कानूनी बातें हो गईं, अब समय है हमारे आखिरी हिस्से का, मुख्य निष्कर्ष, ताकि हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देख सकें। इस टेबल पर एक नजर डालिए। यह सच में पूरे टॉपिक का एक मेंटल स्क्रीनशॉट लेने जैसा है। एक तरफ अनुच्छेद 1 से 4 हैं जो देश रूपी घर की नींव और दीवारें बनाते हैं, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 5 से 11 है जो ये तय करते हैं कि उस घर के निवासी कौन होंगे। ये पूरा ढांचा कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना? इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले कुछ सोचने वाले सवाल छोड़कर जाते हैं। भारत एक फेडरेशन के बजाय यूनियन क्यों है? या फिर दोहरी नागरिकता पर इतनी सख्ती क्यों है? इन सवालों के जवाब दरअसल हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की नींव में ही छिपे हैं। उम्मीद है इस सेशन से संविधान की इस मजबूत नींव को समझने में काफी मदद मिली होगी, जो आगे चलकर मौलिक अधिकारों जैसे गंभीर विषयों को समझने का रास्ता खोलेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।